नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश भगवेटा और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी। हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि कोविड-19 के बाद किस तरह से उन्होंने यहाँ पर तैयारी कर रखी है और किस तरह से सैंपलिंग हो रही है, और चूँकि यहाँ पर चंबा में पेशेंट भी आया है तो उनकी सेहत में किस तरह से सुधार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पेशेंट ठीक भी हुई हैं। तो तमाम जानकारी हम जो सीएमओ चंबा उनसे ही लेने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएमओ साहब। धन्यवाद। अच्छा सर, चूँकि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है इसको लेकर बहुत सतर्कता बरती जाती है, अब सरकार भी गाइडलाइन दे रही है समय पर, और आपकी तरफ से किस तरह से यहाँ पर तैयारी है? देखिए, हमारा जो पहले मामले 4 जो आए थे तीसा क्षेत्र से, वो 5 अप्रैल के आसपास आए थे। उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग कराते हैं, और उनमें से आगे कोई संक्रमित नहीं हुआ था। वो व्यक्ति चारों जो हैं वो स्वस्थ होकर अब घरों को जा चुके हैं। पहले उन्हें मंडी में रखा गया, उसके बाद कुछ दिन के लिए हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उन्हें चंबा में रखा, और अब घर में हैं। बहुत अच्छी बात थी कि किसी में भी जो लक्षण हैं वो डेवलप नहीं हुए। ज़िला में अभी तक कुल मिलाकर हमारे 12 मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, मगर 12 के 12 में भी लक्षण किसी में उत्पन्न नहीं हुए। 12 में से 6 लोग जो हैं वो अब नेगेटिव हो चुके हैं, और 6 क्या 8 लोग, कल 2 और लोग नेगेटिव हो गए, तो 8 लोग नेगेटिव हो गए हैं। 4 एक्टिव केसेस इस समय पे हैं जो जिला आयुर्वेदिक अस्पताल जो हमारा कोविड केयर सेंटर के रूप में आइडेंटिफाइड है, वहाँ पर अभी उपचाराधीन है। उसमें से भी जो एक छोटी बच्ची है, 2 साल की, एक संक्रमित व्यक्ति की बच्ची है, वो उसका सैंपल हमने कल भेजा है। उसकी रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगी, और मैं आशा करता हूँ वो भी स्वस्थ है और नेगेटिव ही आनी चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो 3 व्यक्ति बचेंगे उनके हम कल सैंपल लेंगे, और परसों जो है उनकी रिपोर्ट आना जो है वो संभावित है। अच्छा, चूँकि सर सलोनी से जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बद्दी की थी सर जी, 2 आए थे, उसके बाद 2 से सीधे 6 हो गए, तो उनके संपर्क में ऐसे कितने लोग आए थे और कितने लोगों की सैंपलिंग हुई है सर? देखिए, कुल मिला के जो पहले हमारा 2 व्यक्ति जो आए वो बद्दी से आए, 30 तारीख को अप्रैल को यहाँ आए, और उसके बाद उन्होंने कहीं अस्पताल भी गए, उसके बाद कुछ और लोगों से मिले, और फिर वो सारी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर इनिशियली हमने 33 लोगों के, उन 2 लोगों के 33 लोगों के कॉन्टैक्ट्स की जांच की। 33 में से एक उसकी बिटिया, बाकी परिवार के सदस्य नेगेटिव थे, और एक संक्रमित व्यक्ति की बिटिया 2 साल की, और 3 उनके मित्र जिनके साथ उनका कुछ ज़्यादा मिलना जुलना रहा, वो पॉजिटिव आ गए, और उन्हें हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अच्छी बात ये रही कि इन 3 व्यक्तियों के आगे जो कॉन्टैक्ट्स थे 47 के लगभग, वो सभी नेगेटिव आए। तो उसका मतलब ये था कि उन सभी के कॉन्टैक्ट्स के नेगेटिव आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों से चली हुई चेन जो है वो तो कम से कम टूट गई। मगर हमने उस क्षेत्र में बहुत एग्रेसिवली दैनिक आधार पे एक्टिव केस फाइंडिंग की, और वहाँ से हमने काफ़ी सैंपल भी उठाए, और पूरी पॉपुलेशन को दोबारा जांच किया, और अभी तक रेगुलरली हम हर रोज़ वहाँ से सैंपल भेजते हैं, और वो सारे सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित आए तो बात अलग है, मगर उन व्यक्तियों के द्वारा जो संक्रमण की चेन थी वो रुक गई है। हमने सैंपलिंग को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार और प्रशासन के सहयोग से हमने एक और सैंपलिंग वैन भी मंगवाई, और कल जैसे 177 सैंपल चंबा जैसे ज़िला में, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, वहाँ से भेजना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, मगर कल हमने 177 सैंपल भेजे। अभी जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि जो इंटर स्टेट या हमारे बद्दी ज़िला जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाए। सिम्टोमेटिक अभी तक बहुत व्यक्ति नहीं आ रहे, मगर एसिम्टोमेटिक से भी हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं जो वहाँ पे संक्रमण लाने की संभावना है। इन सभी लोगों को अभी तक प्रशासन द्वारा चिन्हित इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है, और 5वें से 7वें दिन पहुँचने के दौरान, उनके आने के बाद
हम उनका सैंपल लेते हैं। यदि वो नेगेटिव आते हैं तो उन्हें रिमेनिंग पीरियड के लिए होम क्वारंटाइन किया जा सकता है और हमारी रिकमेंडेशन के आधार पर प्रशासन उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेज सकता है। अच्छा सर, पहले जो क्वारंटीन की सुविधा थी वो 28 थी, उसके बाद अब 17 दिन जैसा कि कहा जा रहा है कि कुछ गाइडलाइन चेंज हुई है सर उस तरह? नहीं, गाइडलाइन देखिए ऐसा है कि जो भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके अनुसार व्यक्ति को प्रदेश में प्रवेश करने के बाद या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद 14 दिन तक तो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड होम क्वारंटाइन में रहना होता है और 14 दिन एक्सटेंडेड सर्विलेंस बोलते हैं। तो कुल मिला के ये पीरियड 28 दिन का है, जिसमें से 14 दिन स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड होम क्वारंटाइन और 14 दिन एक्सटेंडेड सर्विलेंस है ऐसे व्यक्तियों के लिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक जब से हमने शुरू की सैम्पलिंग की तो कल तक हम 1605 सैंपल ले बैठे हैं, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से प्रदेश के अन्य ज़िलों से बेहतर ही आंका जा रहा है। और इनमें से 12 केसेस को छोड़ के हमारे बाकी सारे सैंपल नेगेटिव आए हैं। 177 सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वो अवेटेड है। आज भी हम तीसा क्षेत्र के जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है और समोट के और चूड़ी ब्लॉक के 3 ब्लॉक्स में साइमल्टेनियसली जो है वो सैंपल ले रहे हैं और मुझे आशा है कि आज भी हम 150 से ऊपर लोगों की सैंपलिंग कर पाएंगे। अच्छा सर, ऐसे भी सुनने को आ रहा था कि अब जो टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो चंबा में भी शुरू होने वाली है, तो कब तक ये सुविधा शुरू होने वाली है? देखिए, एक तो CB नेट मशीन, ट्रू नेट मशीन है जो भारत सरकार द्वारा हमें दी जा रही है, उससे लिमिटेड कैपेसिटी हमारी बन सकती है, वो तो शायद हफ्ते में आ जाए। मगर जो असली जो VDRL कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उसके लिए जो RT-PCR टेस्ट है उसके लिए ELISA की ज़रूरत होती है और वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में अस्पताल को चिन्हित कराना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज चंबा में वो प्रयास चल रहे हैं। समान ELISA मशीन यहाँ पर है, जो बायोसेफ्टी कैबिनेट और बाकी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जैसे प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया भी होगा कि कुछ लोग यहाँ से ट्रेनिंग पे जाएंगे और फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्टिफिकेशन के बाद यहाँ पर फुल फ्लेज्ड RT-PCR लैब भी चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, एक और बात सर, जैसे पहले बताया जा रहा था जो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव उसमें सिम्टम दिखते थे सर, लक्षण आते थे, नजर आते थे, लेकिन आजकल लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो क्या ये अच्छा साइन है कि गंभीर विशेष? नहीं, देखिए इसकी 2 पहलू हैं। वैसे भी जो यहाँ का अभी तक का एक्सपीरियंस है उसमें हमारे को ये पाया जा रहा है कि 80% लोग में बहुत कम लक्षण या लक्षण नहीं आते, वो ठीक हो जाते हैं। वो एक तरह से अच्छा साइन है बिकॉज उन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होती है और अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी के लिए थोड़ा थोड़ा करके लोगों को एक्सपोज होना ज़रूरी है। मगर अब इस पीरियड में ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो लक्षण नहीं आने वाले लोग हैं ये बाकियों को संक्रमित ना करें। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि इन लोगों की हम समय रहते पहचान करें जिनमें वो है और ये लोग बाकी लोगों को जो है वो संक्रमण न करें। हालांकि इन लोगों द्वारा संक्रमण फैलने के चांसेस लक्षण वाले लोगों से कम होते हैं, क्योंकि वायरस जो शेड होगा वो खांसने छींकने से ही अधिक होता है। तो जिस व्यक्ति में लक्षण नहीं होंगे वो खांसेगा छींकेगा कम। मगर ये बहुत आवश्यक है जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन की बात कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि यह कानूनन मजबूरी। मैं बार बार कहता हूँ ये अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको इस तरीके से समझते हुए हम बहुत क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन का भी फ़ायदा तभी होगा जब लोग हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे और जैसे सरकार के, प्रशासन के, विभाग के निर्देश होते हैं उन लोगों का अक्षरशः पालन करें। अच्छा सर, इम्यूनिटी जैसे आपने जिक्र किया सर, तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तभी ये वायरस अटैक करता है, इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वायरस अटैक नहीं करता सर? ये कोरोना के लिए नहीं जी, किसी भी बीमारी के लिए सत्य है। शरीर की जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो इवन जो शरीर के अंदर सामान्यतः पलने वाले जीवाणु हैं वो भी बीमारी कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो बाहर वाला तो करेगा ही करेगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा विशेष अनुरोध रहता है कि जिन लोगों में वल्नरेबिलिटी है, उम्र ज़्यादा है, 60 साल से अधिक है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कोई ऐसी बीमारी है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन लोगों को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बाहर ना निकलें, घरों से बाहर कम से कम जाएं, घरों के अंदर भी जो है बाकी लोगों से संपर्क कम से कम रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखने से ही, क्योंकि इन लोगों में ये 100% आपने ठीक कहा कि इन लोगों में संक्रमण फैलने के जो चांसेस हैं वो बाकियों से अधिक होते हैं। अच्छा सर, एक तरह से जैसे इस बीमारी को लेकर बार बार प्रशासन भी कहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कहता है, सरकार भी कह रही है, लेकिन इस बीमारी से डरा जाए या सतर्क रहा जाए, ताकि आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक सीएमओ हैं, आपकी ज़्यादा सुनते हैं, तो उनको सतर्क किया जाए या? देखिए, डरने से तो ना कोई इलाज होगा इसका। बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अभी तक का जितना डाटा आ रहा है पूरे देश से, हर जगह वायरस का बिहेवियर अलग होता है, तो कोई बहुत अधिक लोग बहुत सीरियसली बीमार नहीं हो रहे। वेंटिलेटरी सपोर्ट की लोगों को बहुत कम ज़रूरत पड़ी है। मौतें भी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मौतें हैं वो कम हुई हैं और जो पहले के वायरल बीमारियां रही हैं उनसे कंपैरेटिवली कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। मगर सवाल ये है कि कम्युनिकेबिलिटी तो ज़्यादा है, संक्रमण दर इसकी अधिक है। तो इसलिए बिना किसी भय के, बचाव पूरा रख के, यदि हम अपना सामान्य जीवन को धीरे धीरे पट्टी पर लाते हैं तो ये समय की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये पूरा चक्र है, लंबा चलेगा। तो इस समय पे हमारे को अपनी जीवन शैली को ही, जैसे बार बार एक वो फैट सेंटेंस चल रहा है, लर्न टू लिव विद कोरोना, धीरे धीरे कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो हमें आवश्यक है कि हम जैसे जो हम कहते हैं कि बाहर निकलें तो फेस शील्ड का प्रयोग करें, हाथों को बार बार साफ करें, क्योंकि वायरस एक जगह दूसरी जगह आपके हाथों से ले जाया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि उड़ के वायरस कहीं से आ जाएगा। तो अपने हाथों को साफ रखें, किसी भी व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखें, सामाजिक कार्यक्रम का ना आयोजन करें, ना जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे को अपनी जीवन शैली में अब नॉर्मल ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसके बगैर कोई रास्ता भी नहीं है। डर तो ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। तो ये ज़रूरी है कि डरने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत अधिक बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। बीमारी की प्रक्रिया को, जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसको समझ के संक्रमण की प्रक्रिया को अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सीएमओ चंबा जब से लॉकडाउन हो रखा है, घर नहीं गए हैं। आप समझ सकते हैं, इनका परिवार भी दूर रहता है, लेकिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी यही है, विभागाध्यक्ष हैं एक डिपार्टमेंट के हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज चंबा के एमएस भी हैं और सीएमओ चंबा का कार्यभार भी देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो वैसे सर, इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभा पा रहे हैं? नेचुरली घर का भी टेंशन रहते हो कि आपका परिवार कैसे रह रहा है इतना दूर, तो इसमें कैसे तालमेल बैठाते हैं सर? नहीं, इसमें तो ऐसा कोई विशेष ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे जी। ये हमारा कर्तव्य है, अब नहीं तो कब। ये समय है जब हमारी विभागीय प्रक्रियाओं को भी अच्छी कसौटी से गुजरना होगा। तो पारिवारिक जिम्मेवारियाँ होती हैं, मगर कोई ना कोई समाधान निकल आता है। अभी ये चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। सर, हमारे ये जो चैनल के माध्यम से आप एक मैसेज दें जनता को लास्ट में, ताकि उस मैसेज पर जनता अमल करे और कोरोना बीमारी से बच सके। मेरा बार बार निवेदन सभी से ये रहता है और रहेगा भी कि हम इस संक्रमण को फैलने के रोकने के लिए अपने स्तर पर जो कर सकते हैं उसे तो अक्षरशः निभाएं। हम अपना परिवार का, पूरे गांव का, समाज का बचाव तभी कर पाएंगे जब हम इस समय पर ये समझें कि संक्रमण किसी भी व्यक्ति से आ सकता है। अभी हम इंटरस्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलर्स के ऊपर ज़्यादा नज़र बनाए रखे हैं, मगर कोई भी व्यक्ति इन्फेक्शन पहले से ला सकता है।
तो जो ऐसे व्यक्ति हैं उन्हें स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन में रखा जाए। उनके संपर्क में बाहर से व्यक्ति आता है, कई बार वर्षों के बाद आ रहे हैं, फिर हमें पता लग रहा है कई बार वो आते ही गले मिल रहे हैं, कि वो भावनाएं भी होती हैं। सो इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे लोगों को अलग कमरे में, खुले हवादार कमरे में रखा जाए और जितने दिन की डायरेक्शन है उस दौरान तक उस व्यक्ति से बिल्कुल मेल जोल ना किया जाए। बाकी भी घर के व्यक्ति बाहर जो है वो कम से कम निकले। एक व्यक्ति को ही चिन्हित किया जाए जो उसे खाना दे। अपना ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है जब हम बाहर निकलें तो कोई फेस शील्ड इस्तेमाल करें और फेस कवर इस्तेमाल करें। हाथों की सफाई का ध्यान रखें, अपना भोजन पौष्टिक रखें। ज़रूरत के बगैर यदि कर्फ्यू और रिलैक्सेशन हो रही है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही हमें बाहर जाना है। पहले भी, इससे पहले सामान लेने के लिए 3-4 दिन में एक ही बार जाते थे, पर आजकल दुकानें खुलती हैं तो लोग ज़्यादा निकलने का प्रयास करते हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। जो वनरेबल हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों का, जिन लोगों में और अन्य बीमारियां हैं उनका विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, जिनको सांस की बीमारियां हैं, या उम्र जिनकी लोगों की ज़्यादा है, गर्भवती माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इन सभी का एक्स्ट्रा ध्यान रखें। और यदि हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को धीरे धीरे सामान्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम इस गंभीर बीमारी से भी अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। धन्यवाद सीमा साहब। ये थे सेमो चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बीमारी से डरना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तभी आप इस बीमारी से बच सकेंगे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको इस जानकारी को जरूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताना चाहिए कि किस तरह की ये जानकारी है और एक दूसरे से आपको साझा करनी चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि कोरोना महामारी कितनी देर तक फैलती है और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।